वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 6 हिस्ट्री की बुक का चैप्टर 1 व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। लाइन टू लाइन हम हर चीज़ समझेंगे। तो सबसे पहले है रशीदास क्वेश्चन। अब ये क्या है, रशीदा जो है न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, सडनली एकदम से उनकी जो नज़र है वो एक हेडलाइन पर पड़ी। अब वो हेडलाइन क्या थी, मतलब जब वो न्यूज़पेपर पढ़ते हुए उनकी आंखें पड़ी एक हेडलाइन पर। तो देखिए हेडलाइन क्या था, 100 ईयर्स अगो, मतलब 100 साल पहले। तो उसको ये लगा कि भाई इतनी पुरानी बातें, 100 साल पुरानी बातें हमें किस तरीके से पता हो सकती हैं। तो आगे क्वेश्चन पूछते हैं किताब में, हमारी बुक में, फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड, पता लगाना कि हुआ क्या था। यस्टरडे का मतलब बीता हुआ दिन। आप सुन सकते हो रेडियो में, आप टीवी में देख सकते हो, न्यूज़पेपर में पढ़ सकते हो कि पिछले दिन क्या हुआ, पिछले साल क्या हुआ। जो मतलब आप पूछ सकते हैं किसी से जिसको ये चीज़ याद हो, बट लॉन्ग अगो, बहुत ज़्यादा समय पहले चीज़ें क्या हुई थी ये आप कैसे पता लगाएंगे। तो देखिए व्हाट कैन वी नो अबाउट पास्ट, हम लोग पास्ट के बारे में, इतिहास के बारे में हम लोग क्या जान सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसको हम पता लगा सकते हैं। वो क्या क्या है देखिए, पीपल, लोग क्या खाते थे, किस तरीके के कपड़े पहनते थे, किस तरीके के उनके घर होते थे जिसमें वो रहते थे, और बहुत सारी चीज़ें जैसे कि वी कैन फाइंड आउट अबाउट जो हंटर्स हैं। हंटर्स का मतलब होता है जो लोग शिकार करके अपना जीवन यापन करते थे। हर्डर्स होते हैं चरवाहे, ठीक है। फार्मर्स होते हैं किसान, रूलर्स होते हैं राजा, मर्चेंट व्यापारी, प्रीस्ट होता है जो पंडित होता है, क्राफ्ट पर्सन जैसे कि सुनार, लोहार वगैरह, आर्टिसंस जो आर्टिस्ट होते हैं, म्यूजिशियन, साइंटिस्ट, ये सारे के सारे किस तरीके से रहते थे, बच्चे कौन से गेम खेलते थे, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोगों को कैसे पता लगती हैं भाई। तो वेयर डिड पीपल लिव, लोग कहाँ रहते थे। तो अगले पेज पे, पेज नंबर 2 पे हम लोगों को नर्मदा रिवर फाइंड करनी है। नर्मदा रिवर देखिए कहाँ है, नर्मदा रिवर ये है, देखिए यहाँ पर नर्मदा रिवर ये रही, ठीक है, नर्मदा रिवर। तो नर्मदा रिवर हम लोगों ने देखी। यहाँ पर ये जो रिवर है, बैंक ऑफ रिवर का मतलब होता है नदी का किनारा। हज़ारों सालों से, ठीक है, यहाँ पर 100,000 ईयर्स मतलब हज़ारों सालों से नर्मदा नदी के किनारे लोग रह रहे हैं। जो बहुत ही ज़्यादा पुराने पहले लोग यहाँ पर रहते थे वो स्किल्ड गैदरर से, गैदरर का मतलब होता है गैदर का मतलब होता है इकट्ठा करना। तो यहाँ पर जो लोग रहते थे वो खाना अपना इकट्ठा करा करते थे पेड़ों से, है ना, खेती बाड़ी टाइप्स करके। उनको पता था पेड़ों के बारे में, फॉरेस्ट के बारे में, और वो रूट्स कलेक्ट करते थे, मतलब उनको पेड़ों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी थी, पेड़ों से फल और पेड़ों की जड़ों के बारे में, है ना। तो इन सब से अपना खाना इकट्ठा किया करते थे फॉरेस्ट प्रोड्यूस से। और वो हंटिंग भी किया करते थे। हंटिंग होता है जानवरों को मारना, तो जानवरों को मार करके भी वो खाया करते थे। तो नर्मदा जो वैली थी उसमें क्या होते थे, स्किल्ड क्या होते थे, हंटर एंड गैदरर। हंटर गैदरर होते थे कहाँ पर, हंटर गैदरर होते थे नर्मदा नदी के पास, ठीक है। अब आगे आता है, अगर आप सुलेमान और करतार हिल्स को देखेंगे नॉर्थ वेस्ट में, तो कहाँ पर है सुलेमान करतार हिल्स, ये देखिए ये रही सुलेमान एंड करतार। सुलेमान और करतार हिल्स कहाँ पर हैं, ये इंडिया का नॉर्थ वेस्ट पार्ट हुआ करता था पहले, ठीक है, अब तो पाकिस्तान वाले रीजन में आ गया है। तो सुलेमान एंड करतार हिल्स जो है वहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर सुलेमान एंड करतार हिल्स के जो एरिया थे, यहाँ पे मैन एंड वुमेन ने सबसे पहले क्या करा, क्रॉप्स उगाई। कौन कौन सी क्रॉप्स, वीट, ठीक है, चावल, बार्ले। लगभग 8,000 साल पहले यहाँ पर जो है वीट बार्ले उगाई जाती थी, मतलब एग्रीकल्चर, वीट हो गया, बार्ले हो गया, एग्रीकल्चर करना सुलेमान और करतार हिल्स में स्टार्ट हो गया था। लोग अपने जानवरों को चराते थे जैसे कि शीप, गोट, कैटल, है ना, और गाँव में रहते थे। शीप हो गया, गोट हो गया, कैटल हो गया, इनको चराते थे और यहाँ रहते थे। अब आती है गारो हिल्स। गारो हिल्स कहाँ पर है, गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्यास इन द सेंट्रल इंडिया, ठीक है। अब हम लोग को लोकेट करना है गारो हिल्स, देखिए ये रही, यहाँ पर ये गारो हिल्स है, ठीक है। और विंध्यास ये रहे, नर्मदा के जस्ट ऊपर विंध्या के पहाड़ हैं, तो यहाँ पर ये रहे। यहाँ पर लोग क्या करते थे, ये कुछ एरियाज हैं जहाँ पर एग्रीकल्चर डेवलप हुआ, ठीक है। एग्रीकल्चर गारो हिल्स में डेवलप हुआ, और कहाँ पर हुआ, जो विंध्यास हैं, गारो एंड विंध्यास में एग्रीकल्चर डेवलप हुआ। और अगर हम लोग ट्रेस करें रिवर इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज होती हैं, जैसे एक बड़ी नदी जा रही है, इस नदी में जो छोटी छोटी नदियाँ आकर के मिल जाती हैं ना, वो उसकी क्या होती हैं, ट्रिब्यूटरीज होती हैं।
तो रिवर इंडस कहाँ से बहती थी, ये देखिए ये है रिवर इंडस, यहाँ से इंडस आती थी और बाकी सारी की सारी जो ये झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, इस सब में इंडस में एक बड़ी रिवर में मिल जाती थी। ठीक है, ये है इंडस। तो इंडस रिवर ये रही और इसमें झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज वगैरह आकर के इसमें मिल जाते थे। ठीक हो गया। तो इंडस रिवर कब से हम लोग मान रहे हैं कि इंडस रिवर के अराउंड जो है अर्लियर सिटीज़ कब बसी, तो 4700 ईयर्स पहले, 4700 ईयर्स अगो। ठीक है, यहाँ पर क्या हुई, लार्जेस्ट सिटीज़ फ्लरिश हुई, मतलब काफ़ी ज़्यादा सिटीज़ यहाँ पर बनने लगी। और गंगा के नदी के किनारे सिटीज़ कब आई, 2500 ईयर्स अगो। तो मतलब नर्मदा नदी के किनारे गंगा से पहले सिटीज़ डेवलप होने लगी थी। अब गंगा और उसके ट्रिब्यूटरीज को भी हम लोगों को देखना है। तो गंगा कहाँ है, ये रही गंगा। ठीक है, गंगा कहाँ है, ये रही गंगा। ट्रिब्यूटरी गंगा की यमुना, चंबल, सोन है ना, ये गंगा है और इसमें देखिए सारी की सारी आकर के मिल रही हैं। तो गंगा रिवर के अराउंड जो है शहर कब आके बसने लगे, 2500 ईयर्स अगो, है ना। तो ये हो गया। तो हमने गंगा को देख लिया और सोन को भी हमने इसमें देख लिया। अब एंशिएंट टाइम में जो एरिया होते थे वहाँ पर, एंशिएंट टाइम्स द एरिया अलॉन्ग दीज रिवर्स टू द साउथ ऑफ गंगा नोन एज मगध। मतलब गंगा नदी के नीचे वाला जो एरिया होता था उसको हम क्या बोलते थे, मगध। तो मगध कहाँ पड़ा भाई, देखिए ये है मगध, ये गंगा नदी है। गंगा नदी यहाँ से ऐसे करके जा रही है, इसके नीचे ये वाला जो है ये मगध कहलाता था। ठीक है, मगध जो है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल किंगडम था और काफ़ी जो है ताकतवर राजा यहाँ पर हुआ करते थे। बिहार वाले रीजन में काफ़ी बड़ा यहाँ पे किंगडम ये था। थ्रू आउट मतलब पूरे टाइम से ही, पुराने समय से ही लोग काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। काफ़ी पहाड़, नदियाँ, हिमालय, डेजर्ट, रिवर, ये सारे के सारे जो हैं डेंजरस हुआ करते थे, मगर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने से ये नहीं रोक पाए। तो मैन और वुमेन जो हैं किस किस लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, काम की तलाश में। और नेचुरल डिज़ास्टर आ जाती थी, सूखा पड़ जाता था, बाढ़ आ जाती थी, उससे बचने के लिए कई बार लोग जो हैं वो आर्मीज़ में ट्रैवल करते थे देशों पे कब्जा करने के लिए, है ना। कई बार मर्चेंट्स अपना कारावान्स में मतलब झुंडों में ट्रैवल करते थे और एक जगह से दूसरी जगह सामान को पहुंचाने के लिए, मतलब व्यापार करने के लिए मर्चेंट्स जाते थे। रिलीजियस टीचर्स जाते थे अपने धर्म को इधर से उधर मतलब फैलाने के लिए, अपने धर्म को। लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और कुछ लोग क्या करते थे कि सिर्फ और सिर्फ उनको ट्रैवलिंग पसंद होती थी, घूमना पसंद होता था, इसलिए अपने देश से दूसरी जगह निकल जाते थे। अब एक जगह से दूसरी जगह लोग गए तो हम लोगों को अलग अलग जगहों के बारे में पता लगा और आइडियाज़ के बारे में पता लगा। तो लोगों ने क्यों ट्रैवल किया, वाई डू पीपल ट्रैवल। तो समटाइम्स दे ट्रैवल इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, समटाइम दे ट्रैवल टू एस्केप नेचुरल कैलामिटीज़। फिर मर्चेंट्स अपना व्यापार करने के लिए जाते थे और रिलीजियस टीचर्स अपना धर्म फैलाने जाते थे और कुछ लोग को घूमना पसंद था इसलिए वो घूमते थे। तो वही है कि हमें मैप 1 में हमने हिल्स देखे, जो भी हमने पहले मैप दिखा रहे थे, पेज नंबर 2 पे है। तो हिल, माउंटेन, सी, ये सारे के सारे क्या थे, नेचुरल फ्रंटियर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। नेचुरल फ्रंटियर्स का मतलब है ये हम लोगों को बाकी जगह से अलग करते थे। देखिए हिमालय कितना ऊंचा है तो दूसरे देशों से हमें अलग करता है। नीचे 3 तरफ हमारे क्या थे, समुंदर थे, है ना। तो यही बात करी गई है कि अलग अलग जगह से लोग डिफ़िकल्ट इनको क्रॉस करना होता था, मगर फिर भी एक जगह से दूसरी जगह लोग ट्रैवल करते थे, घूमने जाते थे। काफ़ी सारे लोग जो हैं एक दूसरे से दूसरी जगह आए, इसकी वजह से क्या हुआ, कल्चर और ट्रेडिशन काफ़ी ज़्यादा एनरिच हुए। मतलब हमें दूसरी जगहों के बारे में काफ़ी ज़्यादा पता लगा, हमारा म्यूज़िक चेंज हुआ, हमारी कुकिंग, ठीक है, ये हज़ारों सालों से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस मतलब चेंजेस आते रहे हैं म्यूज़िक में, खाने पीने के अंदाज में या हमारे खान पान में। नेम ऑफ द लैंड, अब देखिए हमारे देश का जो नाम है वो इंडिया या भारत कैसे पड़ा, है ना। तो संस्कृत में जो सिंधु नदी है, जिसको हमने अभी इंडस रिवर के नाम से जाना है, उसको संस्कृत में क्या कहा जाता है, उसको सिंधु कहा जाता है। ठीक है, ईरान के लोग, ग्रीस के लोग जो हैं वो इसको क्या कहते थे, इंडस कहा करते थे। तो ईरानियंस और ग्रीक्स जो हैं जब 2500 ईयर्स पहले आए थे तो इंडस को उन्होंने क्या कहा, इंडस उनसे बोला नहीं गया तो उन्होंने इंडस को हिंदोस और इंदोस कहा। फिर जो हमारा ऋग्वेद है उसमें जो इंडिया के इस वाले, जैसे देखिए
इंडिया के इस वाले पार्ट में जो लोग रहते थे उनको क्या कहा, पार्ट में, इस वाले पार्ट को कहा गया भारत, ठीक है। तो ऋग्वेद में इस पार्ट को, हमारे देश को भारत कहा गया, है ना। तो कई सारे नाम इस तरीके से हमारे निकले। नेम भारत वॉज ग्रुप्ड, भारता वॉज यूज फॉर द ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जो लोग रहते थे उस ग्रुप के लोगों को भारत कहा गया, और इसी तरीके से हमारा नाम पड़ा। मतलब किस तरीके से, देखिए इंडस रिवर थी, तो ग्रीस के लोग जो आए उन्होंने उसको हिंदोज या फिर इंडोस कहा, और इसी हिंदोज और इंडोस से हमारे देश का नाम इंडिया पड़ा, और हमारे वेदों में इसको क्या बोला गया है, भारत बोला गया है। फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, अब पास्ट के बारे में हमें फाइंड आउट करना, पास्ट के बारे में जानना हम लोगों को अपने इतिहास के बारे में, हमारे पास्ट के बारे में कैसे पता लगता है, ये हम लोग, तो काफ़ी सारे वेज हैं जिससे हम लोग पास्ट के बारे में पता कर सकते हैं। क्या क्या वेज हैं? वन इज़ टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग अगो, एक तरीका है किताबें पढ़ने का जो बहुत समय पहले लिखी गई हैं, और उन किताबों को मेन्यू स्क्रिप्ट कहते हैं। मेन्यू स्क्रिप्ट क्यों कहते हैं? देखिए मेन्यू का मतलब होता है हैंड, मेन्यू MANU, मेन्यू स्क्रिप्ट, मेन्यू का मतलब होता है हाथ, ठीक है। स्क्रिप्ट का मतलब होता है जो भी कोई चीज़ लिखी गई, मतलब जो चीज़ हाथ से लिखी गई किताब, उसको मेन्यू स्क्रिप्ट कहते हैं। ये कहाँ कहाँ लिखी जाती है? पाम लीफ पर, पाम का ट्री होता है ना, उसकी पत्तियों पर लिखते थे, या फिर बार्क ऑफ अ ट्री, मतलब ट्री जो होता है उसका जो तना होता है ना, उसके ऊपर लिखा करते थे, जैसे कि नोन एज बिर्च, बिर्च जो ट्री होता था, जैसे ट्री, बार्क ऑफ द ट्री नोन एज बिर्च, बिर्च पे भी मैन्यूस्क्रिप्ट लिखी जाती थी, और पाम लीफ पर भी क्या होता था, लिखी जाती थी मैन्यूस्क्रिप्ट। और बट मैन्यूस्क्रिप्ट के साथ क्या दिक्कत थी, समय के साथ ही ख़राब हो जाती थी, इंसेक्ट इसको ख़राब कर देते थे, और बहुत ही कम मैन्यूस्क्रिप्ट जो है सर्वाइव करी है, मगर फिर भी इतनी कर गई हैं कि हम लोग काफ़ी चीज़ें पता लगा सकते हैं पास्ट के बारे में। कहाँ कहाँ मिलती है मैन्यूस्क्रिप्ट? मंदिरों में मिलती है, मोनास्ट्रीज़ में मिलती है। मोनास्ट्री क्या होता है? मोनास्ट्री भी ना क्या, जहाँ पर मंक्स रहते हैं, मंक्स होते हैं वो लोग, जैसे कि सन्यासी वगैरह जिन जगहों पर रहते हैं। बुद्धिज़्म और जैनिज़्म में इनका बहुत ज़्यादा कल्चर है, तो मोनास्ट्रीज़ में, टेम्पल्स में इनको रखा गया है। इन किताबों में हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता लगता है, जैसे कि रिलीजियस बिलीफ्स, धर्म के बारे में, कि धर्म की प्रैक्टिस कैसी रही है लोगों की, किंग्स की लाइफ के बारे में, दवाइयों के बारे में, साइंस के बारे में, बहुत सारी पोएम्स वगैरह, एपिक्स, महाकाव्य, ठीक है, इनके बारे में पता लगता है। और ये सारी की सारी, काफ़ी सारी जो है किसमें लिखी गई थी? ज़्यादातर संस्कृत भाषा में, ज़्यादातर किताबें संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, और काफ़ी सारी जो हैं प्राकृत भाषा में, ठीक है। तो संस्कृत भाषा में, प्राकृत भाषा कौन सी होती थी? लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, मतलब जो आम भाषा होती थी, आम लोग जिसे बोला करते थे, वो प्राकृत भाषा थी, ठीक है। और काफ़ी सारी हमें तमिल में देखने के लिए भी मिलती हैं। हम लोग इंस्क्रिप्शंस के बारे में पढ़ते हैं, अभी हम लोगों ने मैन्यूस्क्रिप्ट के बारे में पढ़ा जो हाथ से लिखी जाती हैं, अब आते हैं इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? ये रिलेटिवली हार्ड सरफेस होते हैं, जैसे कि स्टोन पे गढ़ाई करके, पत्थर पे गढ़ाई करके, या फिर मेटल पे, लोहे पे, तांबे पे गढ़ाई करके जो लिखा जाता है, उसको हम लोग इंस्क्रिप्शन कहते हैं। इसमें लोग, किंग ऑर्डर्स निकालता था कि जो लोगों को मानने हैं, किंग अपने ये भी बताता था कि यहाँ पे उसने जीती है, लड़ाइयाँ जीती हैं, ये सब, और अपनी विक्ट्रीज़ के बारे में वो बताता था, ठीक है। एडवांटेजेस क्या हैं हार्ड सरफेस पे लिखने के? देखिए एडवांटेजेस ये है कि उसको कोई कीड़ा खराब नहीं कर सकता, समय के साथ वो बर्बाद नहीं होंगे। डिफ़िकल्टीज़ खोद के लिखना पड़ता है ना, तो ये डिफ़िकल्टीज़ हो गई, और काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों को इनसे ही पास्ट के बारे में पता लगती हैं। और पास्ट के बारे में कौन पढ़ता है? जो पास्ट के बारे में पढ़ता है उसे क्या कहते हैं? One who reads about the past or studies about the past are known as archaeologist, इतिहासकार या फिर जो इतिहास के बारे में हमें बताते हैं वो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं। क्या क्या पढ़ाई करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट? जो बिल्डिंग्स हैं पुराने ज़माने की, जो पत्थरों से बनी हुई हैं, पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स होती हैं, मूर्तियाँ, पेंटिंग, और इन सब के बारे में आर्कियोलॉजिस्ट पढ़ते हैं। एक्सप्लोर करते हैं, ज़मीन में एक्सकवेट करने का मतलब है खुदाई वगैरह करते हैं, है ना, पता लगाते हैं। टूल्स, वेपन्स, पॉट्स, पेन्स, ऑर्नामेंट्स वगैरह के बारे में उन लोगों को पता लगता है। कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो पत्थर के बने हुए होते हैं, काफ़ी सारा सामान हमें पत्थर का बना हुआ मिला। कुछ हम लोगों को हड्डियों का बना हुआ भी सामान मिला है। कुछ हम लोगों को क्ले
क्ले मिट्टी का भी बर्तन मिले हैं। और बहुत सारी चीज़ें पेरिशेबल होती हैं। पेरिशेबल का मतलब है समय के साथ खराब हो जाती हैं। इम्पेरिशेबल का मतलब है जो समय के साथ खराब नहीं होती। ठीक है, पेरिश का मतलब खराब हो जाना और आगे इम लगा दिया तो खराब नहीं होती हैं, लंबे समय तक वो इम्पेरिशेबल चीज़ें होती हैं। फिर हम लोगों को एक पुराना ये वाला जो इंस्क्रिप्शन है ये मिलता है, ये अशोक ने लिखवाया था। और कहाँ मिलता है? ये कांदाहर अफगानिस्तान में मिलता है। इसमें ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया था। और ये देखिए इसमें एक तो अरमिक में भी लिखा गया है, ग्रीक में भी लिखा हुआ है। ठीक है, इंस्क्रिप्शन में बताया गया है कि अशोक ने ये लिखवाए थे। फिर हम लोगों को क्या क्या सामान मिलता है? पॉट मिलते हैं। जब हम खुदाई करी हमने तो ये पॉट होते हैं, घड़े मिट्टी के बने हुए होते हैं, टेराकोटा के बने हुए, है ना। सिल्वर कॉइन भी हमें मिला है। तो काफ़ी सारी चीज़ें आर्कियोलॉजिस्ट जब खुदाई करते हैं ज़मीन में तो उनको मिलती हैं। आर्कियोलॉजिस्ट को बोन्स मिली हैं, हड्डियाँ मिली हैं जानवरों की, बर्ड्स की, फिश की। इससे हमें पता लगता है कि इंसान ये सारे के सारी चीज़ें पास्ट में खाया करते थे। और ग्रेन्स भी मिले हैं, गेहूँ वगैरह भी मिले हैं, और जली हुई लकड़ी भी मिली हुई है। तो इस तरीके की चीज़ें हमें मिली हैं। डू यू थिंक क्लोथ इज़ फाउंड फ्रीक्वेंटली? क्लोथ फ्रीक्वेंटली क्या मिलता है? नहीं मिलता भाई कपड़ा, क्योंकि कपड़ा समय के साथ जल्दी ही खराब हो जाता है। हिस्टोरियंस एंड स्कॉलर्स जो हैं वो पास्ट के बारे में पढ़ते हैं, और उनके जो सोर्स क्या क्या होते हैं, किस तरीके से वो पास्ट के बारे में पढ़ते हैं। उनके सोर्स होते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट, हाथ से लिखी हुई स्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शंस एंड आर्कियोलॉजी। सोर्स क्या होते हैं? मैन्यूस्क्रिप्ट, हाथ से लिखी हुई जो कहानियाँ वगैरह हैं, इंस्क्रिप्शन जो पत्थरों पर वगैरह पर खुदवाए गए थे, और आर्कियोलॉजी जो ज़मीन में से खुदाई वगैरह करके निकाला जाता है। वंस सोर्स आर फाउंड, एक बार सोर्स मिल गए फिर उसके बाद वो चीज़ों को जोड़ते हैं और पास्ट के बारे में पता लगाते हैं। तो हिस्टोरियंस डिटेक्टिव की तरह होते हैं जो क्लूज की हेल्प से पास्ट पूरा का पूरा प्रेजेंट करते हैं हमारे सामने। एक पास्ट है या फिर बहुत सारे पास्ट हैं? किताब का नाम है आर पास्ट। तो ऐसा क्यों है? पास्ट प्लूरल में क्यों लिखा गया है? पास्ट की जगह पास्ट क्यों लिखा हुआ है? एस क्यों लगाया है? क्योंकि अलग अलग लोग जो है उनके लिए अलग अलग पास्ट रहा है। हंटर गैदरर फार्मर्स के लिए जो पास्ट है वो किंग और क्वीन के पास्ट से काफ़ी अलग है। मर्चेंट्स जो हैं उनका पास्ट क्राफ्ट पर्सन के पास से अलग है। इसलिए हम लोग इस किताब में सबके बारे में पढ़ेंगे। किंग्स के बारे में भी हम लोग देखेंगे, मर्चेंट्स के बारे में, मेन विमेन सबके बारे में हम देखेंगे। इसलिए किताब का नाम क्या रखा गया है? आर पास्ट। कंट्री में अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल की बात अगर हम देखें कि काफ़ी सारे लोग जो अंडमान में रहते हैं वो फिशिंग करते हैं, हंटिंग करते हैं, फॉरेस्ट के प्रोड्यूस को कलेक्ट करते हैं। उनकी ज़िंदगी अलग है तो उनके बारे में भी पढ़ेंगे, है ना। तो इसलिए आर पास्ट रखा गया है कि बहुत सारे अलग अलग तरीके के लोगों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे कि उनका खान पीन कैसा था, रहन सहन कैसा था पास्ट में। इसके अलावा एक और डिफरेंस होता है कि हम लोगों को ये भी पता लगाएंगे इस चैप्टर में, आगे के चैप्टर्स में, कि किंग्स और उनकी बैटल्स के बारे में। बैटल्स होती है लड़ाइयाँ, राजा किस तरीके की लड़ाइयाँ वगैरह उन्होंने रखी हैं, अपनी विक्ट्रीज का वो रिकॉर्ड रखते थे। जो लड़ाइयाँ करते थे उसका पूरा का पूरा रिकॉर्ड वो रखा करते थे। और जनरली पीपल जैसे कि हंटर गैदरर होते थे और फिशिंग फोक्स होते थे, जो होते थे ना मछली पकड़ने वाले, मछुआरे वगैरह, वो अपनी डेली ज़िंदगी का रिकॉर्ड नहीं रखते थे, मगर राजा महाराजा तो रखा करते थे। ठीक है, तो हमें उनकी ज़िंदगी के बारे में जो रिकॉर्ड नहीं है, जैसे मछुआरे, नॉर्मल पीपल अपने बारे में ज़्यादा नहीं लिखते हैं, तो उनके बारे में हमें ज़्यादा नहीं पता लगता। अब डेट से हम लोग क्या समझते हैं? देखिए सिंपल सी इसमें ये बात है कि आज जैसे हम लोग डे, मंथ, ईयर में नापते हैं, तो इतिहास को कैसे नापेंगे? हम लोगों ने एक कॉमन कन्वेंशन बना हुआ है पूरी दुनिया में कि जो जीसस क्राइस्ट का बर्थ है, उसके बाद जो फाउंडर है क्रिश्चियनिटी के, जिन्होंने क्रिश्चियनिटी को स्टार्ट करा था, तो उनके बेसिस पे हम लोग लगाते हैं। उनका जो बर्थ है उससे पहले वाला टाइम, जैसे कि ये है इस टाइम पर क्राइस्ट का बर्थ हुआ, इससे पहले वाला जो समय है उसको हम BC कहते हैं, और इसके आगे वाला जो समय है इनके बर्थ के बाद, उसको हम लोग AD से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे कि अभी क्या चल रहा है, 2020 AD ये चल रहा है। AD का मतलब होता है एना डोमिनी, मतलब इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। ठीक है, BC का मतलब क्राइस्ट के बर्थ से पहले का समय। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट, ये हो गया। अब आगे हमें इसमें बताते हैं वही कि जो BC है वो बिफोर क्राइस्ट को रिप्रेजेंट करता है। AD एना डोमिनी, ये जो वर्ड है वो लैटिन भाषा का शब्द है। CE भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं AD के, और BCE। CE होता है कॉमन एरा, ठीक है, BC होता है बिफोर कॉमन एरा। तो इस तरीके से हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं समय की यूनिट बताने के लिए। जैसे कि हम 2020
2020 हम इसे CE भी लिख सकते हैं, कॉमन एरा, 2020 कॉमन एरा, या फिर 2020 AD भी लिख सकते हैं। ये इसमें बताया गया है। और मतलब वही क्रिश्चियनिटी जब जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले और बाद में AD यूज़ होने लगा, और उनसे पहले BC होता है बिफोर क्राइस्ट, और AD होता है एना डोमिनी। ठीक है, तो यही हमारे इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हमें जाननी थी। एल्सवेयर जो है इसमें यही बताया गया है कि काफ़ी सारे हमें इंस्क्रिप्शंस मिले हैं। ये अलग अलग तरीके के पुराने ज़माने में जो भाषा इस्तेमाल होती थी, किस तरीके से हमने उसे डेसीफर करा है। डेसीफरमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को समझना, किसी पुरानी भाषा को समझना कि वो क्या है। तो देखिए, ट्रायंगल को P से दिखाते थे, सेमी सर्कल को T से, तो L को लायन को L से। इस तरीके से एक पुरानी भाषा है जो हम लोग को दिखाई गई है। कहा कि इजिप्ट की भाषा और अलग अलग सिंबल से इनकी भाषा को समझने की कोशिश की गई है। तो हमारा चैप्टर हो गया है कंप्लीट। क्वेश्चन आंसर पहला क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग है, तो मैंने जो है वो स्टार्टिंग में आगे ही आगे इनके लिख दिया है। तो नर्मदा वैली जो है वो हंटिंग और गैदरिंग के लिए जानी जाती है। मगधा जो थी वो फर्स्ट बिग किंगडम थी। गारो हिल्स जो है उसमें सबसे पहले जो अर्ली एग्रीकल्चर है वो स्टार्ट हुआ था। इंडस एंड ट्रिब्यूटरी, तो उसके आगे हो जाएगा सिटीज़ अबाउट 2500 ईयर्स अगो, और गंगा वैली तो वही फर्स्ट सिटीज़ हो जाएगा इसके आगे भी। तो ये वाला हमारा हो गया है। अब फिर इसमें आगे हमें बताना है लिस्ट वन मेजर डिफरेंस बिटवीन मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस। तो इसका आंसर हो जाएगा वन मेजर डिफरेंस बिटवीन मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड इंस्क्रिप्शन इज दैट मैन्यूस्क्रिप्ट्स आर हैंड रिटन बुक्स, रिकॉर्ड्स ऑफ द पास्ट। दे वर यूजुअली फाउंड ऑन पाम लीव्स और barks ऑफ ट्री। तो देखिए, मैन्यूस्क्रिप्ट, मेन्यू का मतलब होता है हैंड, स्क्रिप्ट का मतलब लिखा जाना। तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती थी जो हाथ से लिखी जाती थी। पास्ट के रिकॉर्ड्स जो पास्ट में हुआ है उसके बारे में जो भी हमें हाथ से लिखा हुआ मिलता है वो हमारे मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती है। और कहाँ पर लिखी जाती थी? ये लिखी जाती थी पाम जो ट्री होता है उसके पत्तों पर, या फिर उसके तना जो है, तने को काट करके, और उस पर जो लिखा जाता था बार्क पर या फिर जो है लीव्स पर, वो मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती थी। और इंस्क्रिप्शंस आर राइटिंग्स एनग्रेव्ड ऑन हार्ड सरफेस सच एज स्टोन और मेटल। और इंस्क्रिप्शंस जो होते थे वो काफ़ी तख्त से सरफेस, जैसे कि जो पत्थर हो गया या फिर कोई मेटल हो गई, आयरन, कॉपर, किसी भी तरीके की अगर मेटल पे या फिर स्टोन पर, पत्थर पर अगर सरफेस हार्ड है तो वो हमारा हो गया स्क्रिप्शन। तो देखिए, मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब जो हाथ से लिखी जाती थी पत्तों वगैरह पर, और इंस्क्रिप्शन जो थी वो लिखी जाती थी या तो पत्थर पे या फिर जो है बहुत ही हार्ड सरफेस पर, और मैन्यूस्क्रिप्ट लीव्स या फिर बार्क पर। तो ये सेकंड वाला हो गया। थर्ड में देखिए, रिटर्न टू रशीदास क्वेश्चन, कैन यू थिंक ऑफ सम आंसर्स। और फिर तो जो रशीदा का क्वेश्चन था उसके आंसर हमें बताना है। देखिए, अ पॉसिबल आंसर टू रशीदास क्वेश्चन इज दैट वन कैन नो अबाउट द पास्ट फ्रॉम इंफॉर्मेशन obtained by studying manuscripts, inscription that have been preserved in temple and monasteries। तो देखिए, जो हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती है पास्ट के बारे में, बीते हुए समय के बारे में, वो हम लोगों को मैन्यूस्क्रिप्ट पढ़ करके, इंस्क्रिप्शन पढ़ करके मिल सकती है। और जो कहाँ पर हैं ये प्रिस्क्रिप्शंस और मैन्यूस्क्रिप्ट्स? जो प्रिजर्व की गई हैं, मतलब बचा करके रखी गई हैं मंदिरों में या फिर मोनास्ट्रीज में। मोनास्ट्रीज वो होती थी जिसमें जैसे कि जैन या फिर जो बुद्ध मॉन्क होते थे, जो लोग अपना घर छोड़ करके और तपस्या वगैरह करते थे और अलग जीवन बिताते थे, वो मोनास्ट्रीज में रहते थे। तो मोनास्ट्रीज पे, टेम्पल्स में जो मैन्यूस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन है, उसमें जो भी पास्ट के बारे में लिखा गया है उससे हमें पता लगता है। ऑल्सो स्टडिंग वेरियस रिमेन्स ऑफ पास्ट सच एज बोन्स, टूल्स, कॉइन्स एंड मॉन्यूमेंट्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ द प्रेजेंट इवॉल्व्ड। और हमें पास्ट से प्रेजेंट के बारे में और कैसे पता लगता है? तो देखिए, जो बोन्स, हड्डियां हैं, उनके जो हथियार होते थे, टूल्स होते थे, सिक्के होते थे, और मॉन्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि बहुत ही, जैसे ताजमहल हो गया और लाल किला हो गया, ये मॉन्यूमेंट्स है क्योंकि बहुत पुराने समय में एक तो बनवाए गए हैं। और इमारतें, पुरानी इमारतें जो बहुत ही राजा महाराजाओं ने बनवाई हों, या बड़े बड़े जो मंदिर होते हैं, इन सारों के जो पुराने काफ़ी लंबे समय पहले बनाए गए होते हैं और उनकी कोई कल्चरल, रिलीजियस सिग्निफिकेंस होती है, इंपॉर्टेंस होती है, उनको हम मॉन्यूमेंट्स कहते हैं। तो हम बोन्स, टूल्स, कॉइन्स, मॉन्यूमेंट्स, इन सब की वजह
की हेल्प से भी हम लोग ये देखते हैं, ये समझ सकते हैं कि पास्ट से हम प्रेजेंट तक कैसे पहुँचे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स दैट आर्कियोलॉजिस्ट मे फाइंड, विच ऑफ दीज कुड बी मेड ऑफ स्टोन। हमें लिस्ट बनानी है आर्कियोलॉजिस्ट जो फाइंड करते हैं और इनमें से हमें कौन सी चीज़ें स्टोन की, पत्थर की मिलती है। तो देखिए आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं ऐसे इतिहासकार जो इतिहास के बारे में क्या है, मतलब खुदाई वगैरह करते हैं और सामान को ज़मीन में से निकालते हैं और उनकी स्टडी करते हैं और पढ़ स्टडी करने के बाद हमें उनके बारे में बताते हैं कि वो मटेरियल कैसा रहा है, उस पर क्या लिखा हुआ है, कहाँ से मिला है और किस एम्पायर का, किस समय का वो हो सकता है। तो वो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं। तो इसका आंसर है, देखिए क्वेश्चन क्या था कि ऑब्जेक्ट हमें मिले हैं और वो हमें क्या बताते हैं और वो कौन से ऑब्जेक्ट जो हमें मिलते हैं वो पत्थर के बने हैं। तो लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट में इंक्लूड द रिमेन्स ऑफ, कौन कौन से हमें ऑब्जेक्ट मिलते हैं, रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग, मतलब जो बिल्डिंग बच जाती हैं टूट फूटने के बाद, बहुत पुरानी हो जाती है, टूट फूट जाती है, तो बची हुई जो बिल्डिंग्स होती हैं, पेंटिंग्स होती हैं, स्कल्पचर होते हैं कोई भी, जैसे कि पॉट्स हो गए और घड़े वगैरह हो जाते हैं और मूर्तियाँ हो जाती हैं, उन सबको हम स्कल्पचर कहते हैं। स्कल्पचर्स, टूल्स, हथियार हो गए, वेपन्स, पॉट्स, पैन्स, ऑर्नामेंट्स मतलब हमारे जेवर वगैरह, बोन्स ऑफ एनिमल्स एंड कॉइन्स, ये सारी की सारी चीज़ें जो है हमें मिलती हैं। आर्कियोलॉजिस्ट इनको ढूंढते हैं। आउट ऑफ द आइटम्स मेंशन द फॉलोइंग कैन बी मेड अप ऑफ स्टोन। पत्थर के कौन कौन से बने हो सकते हैं, रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग पत्थर की बनी हो सकती हैं, स्कल्पचर्स मूर्तियाँ पत्थर की बनी हो सकती हैं, और टूल्स एंड वेपन्स हो गए, जैसे कि जो हथियार पहले बार आदि मानव के द्वारा इस्तेमाल किए जाते थे जानवरों को मारने के लिए या फिर आपस में लड़ने के लिए या फिर खेतों में खुदाई करने के लिए, तो वो टूल्स एंड वेपन्स जो है वो पत्थर के बने हो सकते थे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। Why do you think ordinary men and women did not generally keep records of what they did? तुम्हें क्या लगता है कि ordinary men और women रिकॉर्ड नहीं रखते थे जो वो काम करते थे अपना? तो इसका आंसर हो जाएगा, ordinary men and women did not keep a record of what they did because they were unaware of art of writing. Also, most of literary work were also written in Sanskrit, which was not known to the common people. और दे डिड नॉट, तो इसमें क्या है कि एक तो वो रिकॉर्ड नहीं रखते थे क्योंकि उनको लिखना नहीं आता होगा, एक चीज़ हो सकती है। अनअवेयर ऑफ द आर्ट ऑफ राइटिंग मतलब उनको लिखने की जानकारी नहीं होगी। दूसरा, लिटरेरी वर्क जो लिखी जाती चीज़ें थी वो संस्कृत में होती थी जो कॉमन लोगों को नहीं आती थी। दे डिड नॉट कंसिडर देयर स्पेशल लाइव्स ऑफ सच इम्पोर्टेंस दैट इट हैड टू बी रिकॉर्डेड। और नॉर्मल लोगों को ये भी लगता था कि उनकी लाइफ में ऐसा क्या इतना इंपॉर्टेंट है जिसको लिखा जाए। They did not find it significant to keep records of their daily life happenings. Also, hiring a person to keep a record of one's daily events would have been expensive. और उन्हें लगता था कि उनकी डेली हैपनिंग में, तो डेली की लाइफ होती है, कुछ इतना सिग्निफिकेंट, कुछ इतना बड़ा नहीं होता जिससे वो लिखा जा सके जिसको। और फिर अगर वो किसी पर्सन को हायर करें, रखें अपनी डेली लाइफ के बारे में लिखने के लिए, तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा, काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ेगा, इसलिए वो इसको नहीं करते थे। नेक्स्ट आता है, डिस्क्राइब एटलीस्ट 2 ways in which you think the lives of kings would have been different from those of farmers. 2 चीज़ें हमें बतानी है जिससे हमें लगे कि लाइफ जो थी किंग की वो अलग थी फार्मर्स की, जो खेती करने वाले लोग थे उनकी लाइफ से। तो इसका आंसर हो जाएगा, some ways in which life of kings would have been different from those of farmers are, मतलब ways जिससे अलग थी लाइफ किंग की फार्मर्स से। तो किंग्स लिव्ड इन पैलेसेस वाइल द फार्मर्स लिव्स इन हट्स। तो किंग्स जो है वो महलों में रहा करते थे और फार्मर्स जो है वो झोपड़ियों में, हट्स में रहा करते थे। किंग्स फॉट बैटल्स टू सिक्योर द लाइव्स ऑफ इट्स सब्जेक्ट्स वाइल फार्मर्स प्रोड्यूस्ड फूड फॉर देयर किंग्स एंड अदर्स। अब जो किंग होता था वो लड़ाइयाँ लड़ता था ताकि जो है सब्जेक्ट्स, जो उसके लोग हैं, जो उसके सब्जेक्ट का मतलब ऐसे समझ सकते हैं आप, जैसे कि जो उसकी प्रजा है, जो उसके राज्य में लोग रहते हैं, उनकी रक्षा करने के लिए दूसरे राज्यों से राजा लड़ाई लड़ते थे और फार्मर्स जो है खाना प्रोड्यूस करते थे, खेती करते थे किंग्स के लिए और दूसरे लोगों के लिए। फिर थर्ड पॉइंट आता है, किंग्स वोर फ्लैशी क्लोथ्स वाइल द फार्मर्स कुड नॉट अफोर्ड दिस एंड दीज एंड हेंस वोर सिंपल क्लोथ्स। अब जो किंग थे वो फ्लैशी क्लोथ्स मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर सुंदर कपड़े जो फ्लैश करे, एकदम से चमकदार और खूबसूरत कपड़े पहनते थे किंग। और जो
फार्मर्स होते थे वो नॉर्मल सिंपल से क्लोथ्स पहनते थे क्योंकि वो उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकते थे, क्योंकि फार्मर्स के पास इतने पैसे नहीं होते थे। फिर नेक्स्ट है फाइंड द वर्ड क्राफ्ट पर्सन ऑन द पेज ऑफ टेक्स्ट बुक। क्राफ्ट पर्सन का को हमें फाइंड करना है अपनी बुक में, और इन लिस्ट एट लीस्ट 5 डिफरेंट क्राफ्ट्स दैट यू नो अबाउट टुडे। और हमें 5 क्राफ्ट्स के बारे में बताना है जो अभी भी होती हैं। आर द क्राफ्ट पर्सन मैन वुमेन, बोथ मैन एंड वुमेन। तो देखिए क्राफ्ट पर्सन मैन एंड वुमेन दोनों होते थे। और क्राफ्ट पर्सन क्या क्या होती थी क्राफ्ट्स, तो देखिए इंडस्ट्रियलिस्ट होते थे, राइटर होते थे, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, साइंटिस्ट, एक्टर्स। तो देखिए मेनली हम लोग क्राफ्ट पर्सन में इसमें अगर हम लोग देखें तो आप लिख सकते हैं इसमें गोल्ड स्मिथ, कॉपर स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, और सिंगर्स होते थे, डांसर होते थे, और मजिशियंस होते थे। तो क्राफ्ट पर्सन्स में आप ये सारा कुछ इसमें लिख सकते हैं, मतलब गोल्ड स्मिथ, कॉपर स्मिथ, और ब्रॉन्ज स्मिथ, फिर उसके बाद कॉबलर, फिर उसके बाद हेयर कटर, और मजिशियन, और डांसर, सिंगर। क्राफ्ट पर्सन में ये लिख सकते हैं। इसमें इतना अच्छा नहीं लिखा हुआ है इसलिए मैंने अलग से आपको बता दिया। और मैन एंड वुमेन दोनों ही होते थे क्राफ्ट पर्सन। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट वर द सब्जेक्ट्स ऑन विच बुक्स वर रिटन इन द पास्ट, विच ऑफ दीज वुड यू लाइक टू रीड। कौन से सब्जेक्ट पे पास्ट में बुकें लिखी जाती थी, किताबें लिखी जाती थी, और तुम्हें किस तरीके की कौन से सब्जेक्ट पे किताबें पढ़ना पसंद है। तो देखिए आंसर हो जाएगा एंशिएंट बुक्स कवर्ड सब्जेक्ट लाइक रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस। रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस का क्या मतलब है, जो हमारे धर्म, हम जिस धर्म को मानते हैं उस धर्म से रिलेटेड जो किताबें होती थी वो। फिर लाइव्स ऑफ किंग, कौन कौन सी किताबें होती थी एंशिएंट टाइम में, पुराने समय में, जो किंग की लाइफ के बारे में बताती थी। मेडिसिन मतलब कि जो बीमारियों के बारे में जो किताबें होती थी, जो आजकल डॉक्टर्स पढ़ते हैं, वो किताबें भी एंशिएंट टाइम्स में होती थी उस तरह की। साइंस के बारे में जो भी बहुत सारी चीज़ें हमें पता है कि पृथ्वी किसके सन के चारों ओर चक्कर लगाती है, सूर्योदय, चंद्रोदय, और जो वो होते हैं ना जैसे ग्रहण कैसे लगते हैं, बहुत साइंस डेवलप थी हमारे देश की पहले, तो उसके बारे में पोएट्री, कविताएं होती थी, ड्रामा होते थे। और एपिक्स, एपिक्स जैसे कि रामायण और महाभारत, ये बहुत ही लंबी लंबी कहानियाँ हैं जो बहुत ही मतलब एपिक आप बोल सकते हैं, जो बहुत ही एक तो लंबी होनी चाहिए और बहुत ही वाइड स्प्रेड फेमस होनी चाहिए, तो एपिक्स होते थे। तो हमारे देश की एपिक्स है रामायण और महाभारत। तो ये हो गया इट वुड बी रियली इंटरेस्टिंग टू रीड द एपिक्स ऑफ द पास्ट। रामायण, महाभारत, उपनिषद आर सम ऑफ द रिलीजियस एपिक्स ऑफ द पास्ट। तो रामायण हो गई, महाभारत हो गई, और उपनिषद जिसमें गॉड्स के बारे में होता था बातें, और हमें कैसा लाइफ जीनी चाहिए ऐसी बातें होती थी। तो ये रिलीजियस एपिक्स थे पुराने समय के। तो ये हमारा हो गया है चैप्टर